तो फिर 10 बजे आप अपने तमाम कामों से फरागत हासिल करने के बाद इसी तहखाने में पहुंच जाइए। मैं यहाँ आपको तैयार मिलूंगा। जनरल टेरोश ने जवाब दिया और मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। यहाँ जिंदगी को खूबसूरत अंदाज में गुजारने के लिए काफी सामान मौजूद था। ये सामान गो अभी तक सिर्फ शेरी की शक्ल में था, लेकिन शेरी सर से पांव तक शेरी ही शेरी थी। चुनांचे इस शेरी से मैं काफी लुत्फ अंदोज हुआ और दूसरे दिन 10 बजे प्रोग्राम के मुताबिक महल के मुख्तलिफ गोशों की निगरानी करता हुआ बिल आखिर उस तहखाने में पहुंच गया जहां जनरल टेरोश तमाम तैयारियों के साथ मौजूद था। हाशिम अबराता उस वक्त मजबूर था क्योंकि उसे दूसरे अमूर निपटाने थे, चुनांचे वो मौजूद नहीं था और जनरल टेरोश ने मुझे वो लिबास पेश कर दिया जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और ऐसा लिबास मौजूद था जिसके जरिए गटर लाइन में सफर करने में कोई दिक्कत पेश न आए। उसने कहा, गटर लाइन में जाहिर है बदबू और गलीज पानी का सामना करना पड़ेगा, चुनांचे मैंने सांस लेने के लिए ताज़ा हवा और सफर के लिए इस लिबास का बंदोबस्त किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल, मुझे यकीन था कि आप ऐसे इंतजामात कर लेंगे, मैंने कहा। और उसके बाद मैं और जनरल टेरोश तैयार हो गए। एक ऐसी सुनसान जगह से हम गटर लाइन से नीचे उतर गए जहाँ किसी के मौजूद होने के इम्कानात नहीं थे। वैसे भी जनरल टेरोश ने इस जगह का इंतखाब बहुत पहले से किया था और वहाँ हिफाजती बंदोबस्त कर दिया गया था। चुनांचे गटर लाइन में पहुंचने के बाद हमने चंद ही लम्हात के बाद ऊपर से गटर के ढक्कन को बंद होते हुए महसूस किया। मैंने हंसकर जनरल टेरोश से कहा, कहीं ऐसा न हो जनरल कि हम इन गटरों में ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएं। नहीं, मेरे पास ट्रांसमीटर मौजूद है और मेरे आदमी जगह जगह ऐसे पॉइंट्स पर ड्यूटी दे रहे हैं जहां से हम ऊपर जा सकते हैं और हमें कोई देख भी नहीं सकता। आपने वाकई शानदार इंतजामात किए हैं, मैंने जनरल टेरोश से कहा और जनरल टेरोश गर्दन हिलाने लगा। हम गटर लाइन के जरिए सफर करते रहे। जनरल टेरोश मुझे मुकम्मल नक्शा समझा रहा था और मैं उस नक्शे को पूरी तरह ज़हन नशीन कर रहा था क्योंकि इसी गटर लाइन से मुझे एक बार फिर सफर करना था और एक अहम काम सरअंजाम देना था। हमें खासा तवील सफर तय करना पड़ा और इसमें तकरीबन 25 मिनट सरफ हो गए। फिर जिस जगह हम गटर लाइन से बाहर निकले वो एक सुर्ख पत्थरों से बनी हुई खूबसूरत इमारत थी। पुरस्रार और सनसनीखेज मनाजर यहाँ बिखरे हुए थे। इमारत में एक फर्द मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बाहर बाकायदा फौजी पहरा था। जनरल टेरोश ने मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया था कि बाहर के किसी आदमी को इमारत के अंदर होने वाली कार्रवाई के बारे में तफसीलात मालूम न हो। मैंने गटर लाइन का नक्शा अपने जहन में मुकम्मल तौर से तरतीब दे लिया था और उस इमारत में भी मैंने वो तमाम जगहें देख ली थी जहां हमें अपना काम करना था और उसके बाद मैं मुतमईन हो गया। जनरल टेरोश ने कहा, इसके बाद की कार्रवाई से क्या आप हमें आगाह करना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है हाशिम अबराता के सामने सारी तफसीलात बयान कर दी जाएंगी। अगर आपको एतराज ना हो तो। बिल्कुल एतराज नहीं है, जनरल टेरोश ने जवाब दिया और उसके बाद हमने वापसी का सफर शुरू कर दिया। फिर उसी रात जनरल टेरोश ने हाशिम अबराता को तहखाने में बुला लिया। उसके साथ सिर्फ एक आदमी और था जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो इसका राजदार होगा। हाशिम अबराता ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा और कहने लगा, आजकल तो ज्यादातर वक्त तुम्हारे बारे में सोचते हुए गुजरता है माय डियर जहांगीर जमाल शाह। वैसे मुझे जलाल वासल की जानिब से अब भी फिक्र है। मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ मिस्टर हाशिम अबराता कि वो जिंदा रहेगा और उसे आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, जलाल वासल से मिस्टर हाशिम अबराता के बहुत ही गहरे दिली ताल्लुकात हैं मिस्टर जहांगीर जमाल शाह। क्यों नहीं, ये बात मेरे इल्म में है। खैर, ये बताइए कि मंसूबा क्या है? मेरा ख्याल है हम परसों का दिन इस काम के लिए मुकर्रर किए लेते हैं। परसों के बाद मैं इस कायनात में ना रहूंगा, जनरल टेरोश ने कहा। नहीं जनरल, कैसी बातें करते हो? मुझे तुम्हारे सहारे की अशद जरूरत है, हाशिम अबराता ने मुतासिर लहजे में कहा। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, तो फिर ये होना है मिस्टर जनरल टेरोश कि आप अपने चंद आदमियों के साथ उस इमारत में एक मीटिंग रखेंगे। ये मीटिंग खुसूसी तौर पर सिर्फ आपसे ताल्लुक रखती होगी। आप इस मीटिंग में जिन लोगों को शिरकत पर आमादा करें वो आपके मुकम्मल तौर पर राजदार होने चाहिए। प्रोग्राम के मुताबिक आप बैरूनी रास्ते से उस इमारत में जाएंगे। तमाम लोग आपके साथ होंगे और इमारत पर बहुत ज्यादा पहरा भी नहीं होना चाहिए। जिन पहरेदारों को आप इमारत में मुकर्रर करेंगे उन्हें निहायत एहतियात के साथ अपनी गाड़ियों में बिठाकर वहां से आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए मंसूबा आपको ही बनाना होगा। यानी बज़ाहिर आप मीटिंग में शिरकत कर रहे होंगे, लेकिन दर हकीकत एक मुकर्रर वक्त पर आप वहां से निकल जाएंगे, इंतहाई खुफिया तौर पर। यानी बाहर के लोगों को ये इल्म हो कि अंदर मीटिंग जारी है और आप वहां से खामोशी से बहुत दूर निकल जाएं। उसके बाद उस इमारत में धमाके होंगे और फिर जो कुछ होगा वो आपके इल्म में है। जनरल टेरोश ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, इसके लिए हमें काफी लोगों का बंदोबस्त करना होगा। बहरहाल ये कोई ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल हो। तो फिर परसों रात को ये काम हो रहा है यकीनी तौर पर। तो फिर ठीक है, मैं इस सिलसिले में बाकी इंतजामात किए लेता हूँ और इनकी तफसील भी बता देता हूँ। इमारत से बाहर निकलने का एक रास्ता एक सुरंग के जरिए मौजूद है
और सुरंग का इख्तिताम जहाँ होता है वहाँ घने दरख्त फैले हुए हैं। इन घने दरख्तों में हम 2 ट्रक महफूज कर देंगे। इसके अलावा हम थोड़ी सी फौजी नफरी ऐसी जगह छुपा देंगे जहाँ से धमाकों के बाद वो लोग इमारत का घेरा कर सकें और बाद में इमारत के अंदर होने वाली होलनाक तबाही का ऐलान उन्हीं के जरिए किया जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात मिस्टर जहांगीर जमाल शाह? आप खुद भी बेहद ज़हीन इंसान हैं जनरल टेरोश, लेकिन ये काम भी हमें इसी पैमाने पर करना है कि बाहर के लोगों को जरा बराबर इल्म न होने पाए। हमें सिर्फ इन्हीं लोगों तक असल बात पहुंचानी है जो हमारे ये अल्फाज फिरोज गाता तक पहुंचा दें। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल। और इसके बाद ये मंसूबा तय पा गया। अब मुझे दूसरे मरहले पर अमल करना था। इस दूसरे मरहले में मुझे अपने इस प्रोग्राम की इत्तला फिरोज गाता को देनी थी। वो इंतजामात करने थे जो इस सिलसिले में जरूरी थे। जनरल टेरोश से तमाम मामला तय हो चुके थे और मैं अपने तौर पर बहुत मुतमईन था। जो कार्रवाई हो रही थी वो निहायत इत्मीनान बख्श थी। चुनाचे मैंने तमाम उमूर से फारिग होने के बाद फिरोज गाता से ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम किया। वहाँ मेरे सिलसिले में बहुत ज्यादा मुस्तैदी दिखाई जाती थी और वो लोग हमेशा ही इस बात के मुंतजिर रहते थे कि मेरी तरफ से अगर कोई अमल हो तो उसकी फौरी पजीराई हो। फिरोज गाता को ट्रांसमीटर पर पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। इससे पहले मेरी मुलाकात नगाना सारदा से हुई थी। नगाना सारदा ने कहा, आह फाइक दादा, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए हैं। फिरोज गाता की कामयाबी हम सब की जिंदगी के लिए मुसरतों के दरवाजे खोल देगी, लेकिन मुझे इसकी कामयाबी की खुशी इसलिए ज्यादा है कि इसके बाद मुझे दोबारा तुम्हारी कुर्बत हासिल हो जाएगी। मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं, फैरोन भी मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन बड़ी हसरत से उसने ये बात कही कि फाइक दादा दर हकीकत इस काबिल है कि उसे मेरी मोहब्बत हासिल हो जाए। ओहो, मैं ये सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ता कर रही हूँ क्योंकि फिरोज गाता आ चुका है और इसके बाद मुझे फिरोज गाता की आवाज सुनाई दी थी। मेरे दोस्त, मेरे सबसे शानदार दोस्त, कहो खैरियत, क्या बात है? मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा हूँ फिरोज गाता, और इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि अब इसमें तवील अरसा ना लगे। मैं तुम्हें एक और कामयाबी की इत्तला देता हूँ। गुड, वेरी गुड। जल्दी बताओ क्या सूरत हाल है? फिरोज गाता ने बेचैनी से पूछा। तुम्हारा दूसरा शिकार हमारी जद पर आ चुका है मिस्टर गाता, यानी तुम्हारे कहने के मुताबिक जनरल टेरोश। फिरोज गाता ने पूछा। हाँ, क्या सूरत हाल है? मैं यहाँ जो मालूमात हासिल कर रहा हूँ उनमें अपने मतलब की बातें तलाश करता चला जाता हूँ। बहुत जल्द एक ऐसी इमारत में जनरल टेरोश की सरकर्दगी में एक मीटिंग होने वाली है जो शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। गालिबन उसे बीकन का इलाका कहा जाता है। सुर्ख पत्थरों वाली इमारत तो नहीं? फिरोज गाता ने सवाल किया। बिल्कुल उसी इमारत की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो एक फौजी हाल है और वहाँ उमूमन फौजी मीटिंगें हुआ करती हैं। उस इमारत में जनरल टेरोश की सदारत में एक मीटिंग हो रही है जो गालिबन बागियों के सिलसिले में ही है। जरूर हो रही होगी, और इस मीटिंग में मैं ये नहीं जानता कि और कौन कौन शरीक होगा। बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जनरल टेरोश जरूर है। वेरी गुड। फिर फिरोज गाता ने सवाल किया। यहाँ हाशिम अबराता के शाही महल से एक गटर लाइन उस इमारत तक जाती है और मैं उस गटर लाइन का सफर कर चुका हूँ और उस इमारत तक पहुँच चुका हूँ। ओह, फिरोज गाता के मुंह से इससे ज्यादा और कोई आवाज नहीं निकल सकी थी। जिस हाल में ये मीटिंग होनी है उसके नीचे मैंने ऐसी जगह तलाश कर ली है जहाँ से हम जनरल टेरोश तक पहुँच सकते हैं। मिस्टर फिरोज गाता, मुझे ऐसे ताकतवर बम दरकार हैं जो उस हाल को और उसमें मौजूद अफराद को उड़ा दें। ये बम रिमोट कंट्रोल होने चाहिए और इनकी ताकत इतनी जरूर हो कि हमारा काम बन जाए। ऐसा ही होगा मिस्टर फाइक दादा, मगर ये मुझे कब तक मिल सकते हैं? आपको कब दरकार है? जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके। ठीक है, आप ऐसा करें, शेरी को मेरे पास भेज दें। शेरी से इस सिलसिले में तमाम तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। मेरा ख्याल है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। शेरी जानती है कि उसे कहाँ आना है? मैंने सवाल किया। हाँ, वो जानती है। ओके मिस्टर फिरोज गाता, मैं तुम्हारी कामयाबी का ख्वाहिशमंद हूँ, फिरोज गाता ने जवाब दिया। और उसके बाद मैंने ट्रांसमीटर पर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसी रात शेरी से काफी तफसीली मुलाकात हुई। फौरी तौर पर उसे फिरोज गाता के बारे में ये हिदायत नहीं देनी थी, अलबत्ता जब वो जहनी तौर पर आसूदा हो गई तो मैंने उसे तमाम सूरत हाल बताई। फिरोज गाता तुमसे मिलना चाहता है। मुझसे? शेरी उछल पड़ी। हाँ, तुमसे। ओह, कोई खास बात? हाँ, खास बात है। शेरी के चेहरे पर खौफ के तासुरात पैदा हो गए थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वो खास बात ऐसी नहीं है जिससे तुम्हारा ये हसीन चेहरा इस तरह मुतासिर हो जाए। मैं डर गई हूँ। क्यों? मेरा मतलब है फिरोज गाता ने बहुत कम मुलाकातें की हैं मुझसे और इस वक्त इन हालात में अजीब सी बात है। नहीं शेरी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारे जरिए यहाँ कुछ सामान आना है। ओह, शेरी ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई और उसके बाद वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गई। फिर उसने जाने से पहले मुझे इत्तला दी थी। हाशिम अबराता के महल से बाहर जाना कोई ऐसा काम नहीं था जो बहुत ज्यादा मुश्किल होता। शेरी की वापसी उसी दिन ना हुई, बल्कि दूसरे दिन वो कुछ साजो सामान के साथ अंदर आई।
साजो सामान के उन पैकेटों की तलाश मेरे ही आदमियों ने ली थी और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो महल की सफाई सुथराई में इस्तेमाल हुआ करती थी। बहुत से लोगों के सामने उनमें से 2-3 पैकेट खोले गए और उसके बाद इत्मीनान से उन्हें अंदर पहुंचा दिया गया था। शेरी ने उन्हें स्टोर रूम में पहुंचा दिया। मुझे फौरन ही इत्तला मिल गई थी। मैं जानता था कि उन पैकेटों में क्या होगा और बिल आखिर मैंने उनका जायजा ले ही लिया। जदीद किस्म के 3 रिमोट कंट्रोल बम थे जिनकी कुव्वत के बारे में शेरी ने बाद में मुझे तफसीलात बताई और फिर मैंने शेरी को ही इस सिलसिले में हिदायत दी। मैंने उसे कहा, शेरी, हमें ये बम किसी खास जगह पहुंचाने हैं। क्या फिरोज गाता ने इस सिलसिले में तुम्हें कुछ हिदायत दी हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मिस्टर गाता ने यही कहा है कि तमाम कंट्रोल आपके हाथ में है और आप ही इस सिलसिले में हमें भी हिदायत देंगे। तो फिर शेरी, तुम ऐसे 8 आदमियों का इंतखाब करो जिन्हें मेरे साथ एक थोड़ा सा सफर तय करना होगा और ये सफर वो लोग बड़े मुश्किल हालात में तय करेंगे। उन्हें पूरी हिम्मत के साथ ये काम करना होगा। ठीक है, मगर कुछ तफसीलात तो पता चल जाए मुझे, शेरी ने कहा। अभी नहीं डियर, अभी नहीं, बस तुम उन अफराद को तैयार कर लो। और ये 8 आदमी बहुत शानदार शख्सियतों के मालिक थे। महल में मैं उन्हें देख चुका था। मैंने उन्हें बहुत ही खुफिया तरीके से उस जगह पहुंचा दिया जहां से हमें ज़ेरे ज़मीन उतर जाना था। शेरी खुद भी उसके लिए तैयार थी। मैंने उसे कहा, डियर शेरी, ये सफर तकलीफ दे होगा, तुम्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शेरी मुस्कुराई और बोली, डियर फाइक दादा, अगर तुम मेरे साथ हो तो भला मुझे किसी किस्म की फिक्र हो सकती है। और फिर शेरी को तुमने एक अलग रूप में देखा है, मुझे कभी काम करने वाले के रूप में भी देखो। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ और मैंने इस बात से इनकार नहीं किया। मेरा जो मकसद था वो इसी शक्ल में पूरा हो सकता था। फिर हम गटर लाइन में उतर गए। शेरी मेरे साथ साथ आगे बढ़ रही थी। मैंने उसका जहन बटाने के लिए कहा, और फिरोज गाता ने कोई ऐसी खास बात तो नहीं कही जो तुम मुझे बताना भूल गई हो? बिल्कुल नहीं। हैरान कुन बात यह है कि मैडम नगाना सारदा, फेरोन और फिरोज गाता आपके लिए इस तरह बेचैन रहते हैं जैसे आप उनके बहुत ही करीबी साथी हों। मैंने उन लोगों को कभी किसी के लिए इतना मुस्तरिब नहीं देखा। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं मिस्टर फाइक दादा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ये उनकी दोस्ती ही है जिसके लिए मैंने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। मगर ये बम हमें कहाँ पहुँचाने हैं? एक बहुत ही खास जगह, मैंने शेरी को सहारा देते हुए कहा। बदबू की वजह से उसकी कैफियत बहुत खराब थी, लेकिन बहरतौर वो मेरे साथ सफर कर रही थी। बाकी 8 आदमी भी मेरी रहनुमाई में ये सफर तय कर रहे थे और इसके बाद बिल आखिर हम उस जगह पहुंच गए जहां हमें ये बम नस्ब करने थे। गटर लाइन के ऊपरी हिस्से में जहां जमीन महफूज थी, ये बम निहायत महारत से फिट कर दिए गए। मेरे पास इनका रिमोट कंट्रोल था। ऊपर से हम आवाजें सुन रहे थे। शेरी और उसके साथी भी दम साधे हुए थे और इस बात से खौफजदा कि कहीं उनकी आटों को महसूस न कर लिया जाए। लेकिन हमने सारा काम निहायत खुश उसलूबी से तय कर लिया था और बम दीवारों में इस तरह फिट हो गए थे कि उन्हें कोई खतरा नहीं था। फिर हम उसी आस्तगी से वापस चल पड़े। ये रात शेरी के लिए बड़ी सनसनीखेज थी। वो मुझसे उस इमारत के बारे में सवालात कर रही थी। मैंने कहा, डियर शेरी, ये इमारत एक फौजी इमारत है जहाँ जनरल टेरोश एक मीटिंग करने वाला है। शेरी की आंखों में खौफ के तासुरात फैल गए। उसने कहा, इसका मतलब है कि जनरल टेरोश के साथ और दूसरे लोग भी? हाँ, ये मजबूरी है। शेरी थूक निकल कर खामोश हो गई। मैंने उसे पूछा, क्या तुम खौफजदा हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें अजीब से अंदाज में महसूस किया है। बस जाहिर है मैं कत्लो गारत गरी को पसंद नहीं करती। ये सब कुछ बहुत खतरनाक है। मेरा दिल चाहता है कि हालात हमारे हक में हो जाएं और हमें बहुत ज्यादा इंसानी जिंदगी को जाया ना करना पड़े। ये बात तो सभी चाहते हैं। मेरा मतलब है कि फिरोज गाता खुद इस बात का ख्वाहिशमंद है। वो नहीं चाहता कि इंसान मौत के घाट उतरे और यही वजह है कि बगावत को अभी तक वो रंग नहीं दिया जा सका जिस रंग में सुर्ख रंग शामिल होता है। शेरी खामोश हो गई और इसके बाद मैं उससे दूसरी गुफ्तगू करता रहा। उसने मुझसे पूछा, ये मीटिंग कब होने वाली है? इसके बारे में तो मालूमात हासिल करना पड़ेगी। फिर भी हमें इंतहाई मखदूश हालात का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये तो है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। जनरल टेरोश की इस मीटिंग के बारे में शेरी ही ने मुझे इत्तला दी थी और ये इंतजाम मैंने ही किया था कि शेरी की कानों तक ये इत्तला पहुंच जाए। वो खासा मुस्तरिब चेहरा लिए मेरे पास आई थी। मिस्टर फाइक दादा, आपको तफसीलात मालूम हो गई? किस सिलसिले में? इस मीटिंग के सिलसिले में। नहीं, क्यों, खैरियत? ये मीटिंग आज रात को 10:30 बजे है। ओहो, तुम्हें कैसे मालूम? महल में मसरूफियात के दौरान मैंने ये बात जनरल टेरोश और हाशिम अबराता के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में सुनी है। क्या हाशिम अबराता भी इस मीटिंग में शरीक है? नहीं, वो इस मीटिंग में शरीक नहीं है, शेरी ने बताया और मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मेरे काम का वक्त आ गया था। रिमोट कंट्रोल मेरे पास मौजूद था और दूसरे ड्रामे के लिए मैं मुकम्मल तैयारियां कर चुका था। जनरल टेरोश को मैंने खुसूसी तौर पर हिदायत कर दी थी और जनरल टेरोश ने उस शाम भी तकरीबन 7:30 बजे मुझसे मुलाकात की थी और सहमे हुए लहजे में कहा था, थोड़ा सा मौका जरूर देना हमें, कहीं ऐसा न हो कि वहाँ अपना काम ही तमाम हो जाए।
इसके लिए मैंने बंदोबस्त किया है जनरल टेरोश। मैंने जवाब दिया, क्या? और मैंने वो ट्रांसमीटर जनरल टेरोश के हवाले कर दिया जो मैंने हाशिम अबराता से हासिल किया था। जनरल टेरोश ने उसे देखकर दिलचस्पी से कहा, वाह, यानी तुमने भी वही सोचा जो मैंने सोचा है। क्या मतलब? जवाब में जनरल टेरोश ने वो ट्रांसमीटर सेट निकाल कर मेरे सामने कर दिया जो बहुत ही जदीद किस्म का था। मैं खुद भी ये ट्रांसमीटर लेकर आया था इसलिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान राब्ता रहे। बस जरा सी परेशानी थी मुझे। वो क्या जनरल टेरोश? मैं ये सोच रहा था कि कहीं कार्रवाई करते हुए तुम दूसरे लोगों के साथ ना हो और उस वक्त इस ट्रांसमीटर का इस्तेमाल जरा मुश्किल हो जाएगा। नहीं जनरल, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप इन दोनों में से कोई भी ट्रांसमीटर जो बेहतर समझे इस्तेमाल करें। तो फिर मेरे दोस्त, ये मेरा लाया हुआ ट्रांसमीटर ज्यादा मौजू रहेगा क्योंकि ये खास किस्म का है। ओके जनरल, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने ट्रांसमीटर का एक सेट खुद ले लिया, दूसरा जनरल टेरोश के पास था। तय ये पाया कि जनरल टेरोश इस इमारत में बाकायदा उसके दरवाजे से दाखिल होगा, दूसरे लोग भी उसके साथ होंगे। प्रोग्राम के मुताबिक इमारत की हिफाजत करने वाले वहाँ से काफी दूर हट जाएंगे और इस तरह का इजहार करेंगे जैसे वो सख्त मुहाफिजत कर रहे हों। और इसके बाद एक खास वक्त पर जनरल टेरोश अपने आदमियों के साथ उस खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाएगा। फिर वहाँ से वो मुझे ट्रांसमीटर पर इत्तला देगा कि वो अपनी जगह से इतनी दूर जा चुका है कि इमारत में होने वाले धमाके से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और उसके बाद मैं ये धमाका कर दूंगा। ये सारे काम बड़ी खुश उसलूबी से तय हो गए थे और फिर जनरल टेरोश वहाँ से चला गया। मैं ये लम्हात बड़े सनसनीखेज महसूस कर रहा था। दिलचस्प सूरत हाल थी। रिमोट कंट्रोल मेरे पास था। जरा सी लग़ज़िश मुसीबतें खड़ी कर सकती थी, लेकिन जाहिर है मैं इतनी कच्ची तबीयत का इंसान नहीं था। शेरी को भी उस रात लिफ्ट देना मुनासिब नहीं था। वो शाम को मेरे पास आई थी और उसने मुझसे ये पूछा था कि रात को मुझे किस वक्त फुर्सत हो जाएगी। तो मैंने उसे कहा था कि अगर वो आ सकती है तो 12 बजे के बाद मेरे पास आ जाए, क्योंकि उस वक्त मैं ज़हनी तौर पर बहुत मसरूफ रहूंगा। शेरी ने 12:30 बजे मेरे पास आने का वादा कर लिया था। मैंने भी ये सोचा था कि इस काम की तकमील के बाद हो सकता है मुझे ज़हनी सुकून की जरूरत हो, और दर हकीकत इस वक्त शेरी मेरा ज़हनी सुकून बनी हुई थी। मैं वक्त मुकर्रर पर एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां मेरे अलावा और कोई नहीं था। हाशिम अबराता से भी मैंने मुलाकात नहीं की थी। कोई भी शक का मौका नहीं देना चाहता था। चुनाचे मैं उस जगह इंतजार करने लगा। ये जगह एक मीनार नुमा जगह थी जो महल ही के एक आखिरी हिस्से में थी और मैं काफी बुलंदियों पर बैठा हुआ सोती हुई बस्तियों को देख रहा था। लोग कितने पुरसुकून थे, आराम की नींद सो रहे थे। अपने अपने मशागल में मसरूफ होने के बाद वो आराम कर रहे थे। शहर में बहुत सी जगह तेज रोशनियां थी। यहाँ जिंदगी की तफरीहात मौजूद थी और बहुत दूर उस आबादी के इंतहाई सिरे पर जो पीली पीली मध्यम रोशनियां नजर आ रही थी वो गोवे की रोशनियां थी। गोवे एक अजीबो गरीब इलाका, एक अनोखी बस्ती जहाँ की कहानियां बड़ी सनसनीखेज थी। इस सारे खामोश माहौल को मैं देखता रहा और घड़ी की टिक टिक मेरे कानों में गूंजती रही। 10:30 बजे का वक्त मैंने अपनी एक मखसूस घड़ी पर सेट कर दिया था जिसे ठीक 10:30 बजे अलार्म देना था और मुझे अपना काम कर लेना था। 10:25 26 मिनट हुए और फिर 27वें मिनट पर मुझे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। उस लम्हे मैंने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया और दूसरी तरफ से मुझे जनरल टेरोश की आवाज सुनाई दी। माय डियर जहांगीर जमाल शाह, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अब आप अपना काम कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके जनरल, अब आप इस दुनिया से रुखसत होने की तैयारियां कर लीजिए। हाँ भाई, गो हम काफी फासले पर पहुंच चुके हैं और मेरे साथ 6 और बड़े ऑफिसर मौजूद हैं, लेकिन हम सब बड़ी सनसनी और खौफ महसूस कर रहे हैं। ठीक है जनरल, आपको खौफजदा होना चाहिए। वैसे बाद का प्रोग्राम तरतीब दे दिया आपने? हाँ बिल्कुल, इस सिलसिले में तुम कतई फिक्र ना करो। जनरल टेरोश की आवाज उभरी और उसके बाद ज्यादा गुफ्तगू ना करने का फैसला किया गया और जनरल टेरोश ने ट्रांसमीटर का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मेरी निगाहें लम्हा घड़ी पर जमी हुई थी। मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल बटन था जिसमें सुर्ख रोशनी जगमगा रही थी। फिर मेरी उंगली आहिस्ता आहिस्ता रिमोट कंट्रोल बटन पर पहुंच गई और जो ही घड़ी की सेकंड की सुई ने 10:30 बजे का चक्कर पूरा किया, मैंने रिमोट कंट्रोल बटन दबा दिया। मेरी निगाहें दूर उफक का जायजा ले रही थी। धमाका बहुत हल्का सुनाई दिया था, लेकिन फजा में एक अजीब सा इर्तियाज था और इंतहाई बुलंदी से जहाँ एक समत शुमाल में गोवे का इलाका था तो दूसरी समत जनूब में वो इमारत वाक़ थी जिसे अब तबाह कर दिया गया था। मैंने हल्का सा धुएं का बादल बुलंद होते हुए देखा। फासला इतना था कि इससे ज्यादा वाज़ेह शक्ल नजर नहीं आ सकती थी। वो काम हो गया था जिसके लिए मेहनत की गई थी। चुनाचे मैं वहाँ से उतर कर वापस आ गया और कुछ देर के बाद अपनी आराम गाह में पहुंच गया। कल का दिन भी अमरूना में सनसनीखेज दिन होगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। 12 बजे के बाद शेरी मेरे पास आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इस धमाके का इर्तियाश महसूस कर चुकी है। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसका खैर मकदम किया था। उसी रात तकरीबन 4:30 बजे हमें एक बार फिर उस ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। फिरोज गाता और उसके साथी थे। फिरोज गाता ने माजरत आमेज लहजे में कहा, माफ करना,
निहायत गलत वक्त में तुम्हें जगाया है, लेकिन हम अपनी खुशियों का क्या करते जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारे काम देख लिए गए हैं और वो इमारत उड़ गई है। वहाँ फौजी ट्रक बहुत ज्यादा तादाद में पहुंच चुके हैं और पूरी इमारत के मुतासरा इलाके को घेर लिया गया है। अब वहाँ कोई नहीं आ जा सकता। अंदाजा ये हुआ है कि तुम्हारा काम निहायत खुश उसलूबी के साथ तय पा गया है। इसके साथ साथ ही मुझे दूसरे जराये से भी इत्तला मिली थी कि जनरल टेरोश यहाँ मीटिंग कर रहा है। मैं तुम्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ माय डियर फाइक दादा। मैंने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया था और उसके बाद सिलसिला मुनक़ता हो गया। शेरी मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी, वो भी जाग गई थी। फिर दूसरे दिन सारे मामलात सामने आ गए। कोई ऐसा वाकया मंजरे आम पर नहीं आ सका था जिसमें जनरल टेरोश की मौत का जिक्र होता। वही तरीका कार इख्तियार किया गया था जो पहले से तय हो चुका था, यानी फजा में सनसनी की सी कैफियत पैदा कर दी जाए और ये बिल्कुल जाहिर न किया जाए कि जनरल गेल के बाद जनरल टेरोश भी हादसे का शिकार हो चुका है। ये काम भी खुश उसलूबी से तय हो गया था। हाशिम अबराता से मेरी अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। हाशिम अबराता मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया और कहने लगा, डियर जहांगीर जमाल शाह, अब तक तुम्हारी तमाम कार्रवाइयाँ निहायत मौसर अंदाज में चल रही हैं। एक जानिब फिरोज गाता इस बात से खुश है कि तुम अपने तौर पर सारा अमल बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, तो दूसरी जानिब मैं भी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि तुम मेरे दुश्मनों की शहरक तक पहुँचते जा रहे हो।